ओके स्टूडेंट्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं कि हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम था बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। के बिजनेस ऑपरेशंस वो बिजनेस फंक्शन होता है जो कि दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को लुक आफ्टर कर रहा होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जिसमें प्रोडक्शन हो रही होती है और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। तो यहाँ पे जो बिजनेस ऑपरेशंस है वो इंश्योर कर रहा होता है कि आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ जो कि कस्टमर को क्वालिटी प्रोवाइड करे, साथ ही साथ आप अपने प्रोडक्शन में और जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेकर आओ, और साथ ही साथ आप कोशिश करो कि जो भी आपकी एडिशनल कॉस्ट है कि जिसका प्रोडक्ट पे फाइनल प्रोडक्ट पे कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हो रही होती आप उसे एलिमिनेट कर दो। सही है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आप इनोवेशन लेकर आ रहे होते हो और इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे होते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ऑनगोइंग कंपटीशन और कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन की वजह से आप अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सीरियसली लेते हो और उसे इंटीग्रेट करते हो बाकी बिजनेस फंक्शन के साथ, ताकि आप अपने एक्चुअल गोल को अचीव कर सको कि आप डिलीवर करो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इनहांस करो और साथ ही साथ आप क्या करो, कंपेटिटिव प्राइस को मेंटेन करो। सही है। फिर यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे थे, 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आप फोकस करोगे क्वालिटी पे, फिर आप मिनिमाइज करोगे हर उस कॉस्ट को के मटेरियल एक्वायरिंग कॉस्ट आप रिड्यूस कर दो या फिर आप लेबर की कॉस्ट को रिड्यूस कर दो और हर उस कॉस्ट को एलिमिनेट कर दोगे जो जिसकी फाइनल या फिनिश प्रोडक्ट में कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब आ जाते हैं कि ये जो ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या क्या काम परफॉर्म कर रही होती है। सबसे पहले वो करती है प्रोक्योर और परचेस। बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस, अ कंपनी मस्ट प्लान सोर्सिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इनपुट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फिनिश प्रोडक्ट। कि जब आप कोई भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे आपने अपने मटेरियल को सोर्स करना होता है, अक्वायर करना होता है। तो इसकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, किस क्वांटिटी में परचेज करना है, किस क्वालिटी में परचेज करना है, किस प्राइस में परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, ये सारी चीज़ें जो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट लुक आफ्टर कर रहा होता है। फिर इसके बाद लिखा है प्रोडक्शन प्लानिंग। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्लानिंग, मैनेजर्स डिटरमाइन हाउ एंड व्हेन द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। कि कहाँ प्रोड्यूस होंगे, लोकेशन, व्हेन कब प्रोड्यूस होंगे, हाउ कैसे प्रोड्यूस होंगे, वेयर द प्रोडक्शन विल टेक प्लेस बात हो गई है, हाउ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विल बी लेआउट, किस तरीके से प्रोडक्शन फैसिलिटी को आप डिजाइन करोगे, लेआउट करोगे। दिस इंक्लूड्स द डिटरमाइन साइट लोकेशन एंड ऑब्टेन द नेसेसरी रिसोर्सेज। यहाँ पे आप डिटरमाइन करते हो लोकेशन क्या होगी, रिसोर्सेज आपको क्या क्या चाहिए, यानी कि लेबर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, ऑन्टरप्रेन्योर, नॉलेज, ये सारी चीजें आपको किस किस प्रोपोर्शन में चाहिए। ओवरऑल 4 इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर मेड इन प्रोडक्शन प्लानिंग। सही, सबसे पहले आपने देखना है कि आपका टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा। आप मास प्रोडक्शन की तरफ जाओगे, आप मास कस्टमाइजेशन की तरफ जाओगे, या आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाओगे। साइट को कैसे सिलेक्ट करोगे, लोकेशन को कैसे सिलेक्ट करोगे, फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, फैसिलिटी को किस तरीके से डिजाइन करोगे, चीजों को किस तरीके से प्लेस करोगे, और अपनी रिसोर्सेज को कैसे प्लान करोगे, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो या कुछ और हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, फेजेस को भी प्लान करते हो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ बट फेजेस को भी प्लान करते हो, टेक्नोलॉजी को भी प्लान करते हो, सही, सप्लाई चेन को भी प्लान कर रहे होते हो। सारी सारी चीजों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल की। वंस यू हैव प्लान्ड एवरीथिंग, अब अकॉर्डिंग टू योर प्लान आप करोगे कंट्रोल। सही है। वंस द प्रोडक्शन प्रोसेस इज अंडरवे, मैनेजर्स मस्ट कंटिन्यूअसली schedule and monitor the individual activities that make up the process। जब आपने प्लान कर लिया तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, शेड्यूल करेगी, मॉनिटर करेगी उन तमाम एक्टिविटीज को जो आपने प्रोसेस में लगाई थी। दे मस्ट बी ओपन टू फीडबैक, आप यहाँ पे फीडबैक रिसीव करते रहोगे और रिस्पॉन्ड टू मेक एडजस्टमेंट वेयर नीडेड, जहाँ पे चेंजेस चाहिए होती होगी आप चेंजेस करते रहोगे। देखो प्लानिंग सिर्फ इनिशियल स्टेज पे नहीं होती, री प्लानिंग भी होती है। जब आपको फीडबैक मिलता है एंड यू फील लाइक आपका प्लान अच्छा नहीं था तो आप प्लान को चेंजेस कर रहे होते हो। At this stage, they also oversee the purchasing of raw material and handling of inventories and ensure controlling of cost। यहाँ पे वो रॉ मटेरियल भी परचेज कर रहे होते हैं, इन्वेंट्री को भी हैंडल करते हैं और कंट्रोल जो कॉस्ट को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। यहाँ पे 3 की शेड्यूलिंग टूल्स हैं। एक है गैंट चार्ट, एक है आपके पास क्रिटिकल पाथ मेथड CPM,
एक आपके पास है द प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, PERT। ये जो आपके पास 3 टेक्निक्स है, इससे आप अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। सर ये 3 टेक्निक्स क्या हैं और हमें किस हद तक समझनी है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बुक में लिखा हुआ है सिर्फ नाम। तो आपको नाम की हद तक भी पता होना तो इट इज मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्चुअली समझना है कि अगली बार मैं पैराग्राफ रीड करूं तो कम से कम मैं कोई चीज विजुअलाइज कर सकूं, तो फॉर दैट मैं आपको ये तीनों चीजें बुक में भी दिखा देता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं गैंट चार्ट। मेरी गलती हुई कि मैंने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एज पे सर्च पे लगा दिया है, मैं गूगल क्रोम पे सर्च पे लगा रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। आप काइंडली मुझे बता दें कि आपकी स्क्रीन पे जो है ये नजर आ रहा है, गैंट चार्ट नजर आ रहा है, गूगल नजर आ रहा है आपको, ताकि फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूं। जी ठीक है। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि आपके पास एक शेड्यूल मौजूद है, अप्रैल, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आपको अप्रैल से लेके मार्च तक का एक शेड्यूल नजर आ रहा है। ये बाय द वे मई है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अभी जो आपको शेड्यूल नजर आ रहा है ये पूरे 1 साल का शेड्यूल है, सही है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है कि विजन और स्ट्रेटेजी कब बनेगी, कंपनी कब इनकॉर्पोरेट होगी, इनिशियल फंडिंग कब आएगी, आपने LIMA को कब जो है कंसिडर करना है, मार्केट रिसर्च आप कब करोगे, इनिशियल मार्केटिंग कब करोगे, सेकंड स्टेज की मार्केटिंग कब होगी, आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को कब प्लान करोगे, आप सर्विसेज की कब कॉस्ट निकालोगे, इनिशियल कैश कैश फ्लो की एनालिसिस कब करोगे, मार्केट रिसर्च 2 कब करोगे। तो आपके पास ये क्या लिखा हुआ है, आपके पास कंटेंट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, गैंट चार्ट के थ्रू आप ड्यूरेशन अलाइन कर देते हो, असाइन कर देते हो कि मैं जो है विजन और स्ट्रेटेजी जो है वो अप्रैल और मई तक कंप्लीट कर लूंगा, मई के लास्ट वीक से पहले पहले ये मेरा काम हो जाएगा। फिर अप्रैल में मैं एक और काम शुरू करूंगा कि मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दूंगा और वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगी। फिर मैं अप्रैल में और क्या काम करूंगा कि अप्रैल के मिड से लेकर अप्रैल के एंड तक मैं LIMAs को कंसिडर करना शुरू कर दूंगा। इसी तरीके से मैं अप्रैल में इनिशियल मार्केटिंग भी करना शुरू कर दूंगा और मैं अप्रैल के अंदर सोर्स ऑफ फंडिंग को भी इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन सोर्स ऑफ फंडिंग जो है मेरी अप्रैल से लेके चलेगी नवंबर तक, यानी कि ये आपके पास एक लंबा काम मौजूद है। तो कुछ चीजें शुरू में शुरू होती है और शुरू में ही खत्म हो जाती हैं, कुछ चीजें शुरू में शुरू होती है एंड तक चलती हैं, कुछ चीजें मिड में शुरू होती है मिड में खत्म हो जाती हैं, कुछ चीजें मिड में शुरू होती हैं एंड तक खत्म होती हैं, कुछ चीजें एंड में शुरू होकर एंड में खत्म हो जाती है, जैसे कि अप्लाई फॉर फंडिंग। तो दिस इज कॉल्ड गैंट चार्ट। आपने जो प्लान किया है उस प्लान को आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दी। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे एक और गैंट चार्ट बना हुआ है कि आपने क्या किया कि आपने अलग अलग फेजेस बना दिए, कॉन्ट्रैक्ट का फेज, डिजाइन का फेज, प्रोक्योरमेंट का फेज और कंस्ट्रक्शन का फेज, और इसमें तमाम चीजों को डेट के हिसाब से प्लान कर दिया। तो दिस इज योर गैंट चार्ट, ठीक है। क्रिटिकल पैथ मेथड में क्या होता है कि आप अलग अलग रास्ते बना लेते हो, कि आपने 3 रास्ते बनाए। एक ये है कि आप स्टार्ट करोगे, आपकी एक एक्टिविटी में 1 दिन लगेगा,
दूसरी एक्टिविटी में 2 दिन लगेंगे, तो ये काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आपका एक काम 1 दिन में होगा और उसके बाद ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 दिन लगे और उसके बाद फिर मजीद 2 दिन लगे, फिर 1 दिन लगे, तो आपको टोटल 4 दिन लगेंगे। तो इसमें जो सीपीएम है वो है 4। सीपीएम होता है जो आपने प्लान किया हुआ सबसे लेट आपका जो शेड्यूल होता है ना, वो होता है सीपीएम। यार ये काम 1 दिन में हो जाएगा, 1 दिन में नहीं होगा तो उसको 3 दिन तो लग ही जाएंगे, 3 दिन लगेंगे तो 4 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने 4 दिन को भी क्रॉस कर दिया ना, आपने क्रिटिकल पैथ से भी ज्यादा टाइम निकाल दिया, तो इसका मतलब यह है कि आपका प्लान फेल हो गया। यू प्लान्ड फॉर 4 डेज एंड आपको 5 दिन लगे, तो इसका मतलब यह है कि आपका क्रिटिकल पैथ मिस हो गया और अब जो है आपका प्लान हो गया कैंसिल और फेल। सही है। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये क्या होता है? देखिए अब यहाँ पे हुआ ये था कि आपने देखा था कि एक में आपको 1 दिन लग रहा था, एक में आपको 2 दिन लग रहे थे, तो 3 दिन में टास्क पूरा हो रहा था। सही है। एक में आपको सिर्फ 1 दिन लग रहा था, तो 1 दिन में टास्क पूरा हो रहा था। एक दिन में आपको 1 दिन, 2 दिन और 1 दिन लग रहे थे, तो आपका 4 दिन में टास्क पूरा हो रहा था। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक बेसिकली सीपीएम की कैलकुलेशन को कहते हैं। यहाँ पे देखें आपके पास कैलकुलेशन हुई हुई है, यहाँ पे कैलकुलेशन हुई हुई है कि यहाँ पे टी का मतलब है 1 डे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए 1 डे कैलकुलेट किया था। यहाँ पे टी का मतलब है 3 डे, तो यहाँ पे इसलिए मैंने 3 दिन लगाए थे। यहाँ पे टी का मतलब है 2 डेज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो कैलकुलेट कर रहा है कि आपने वो ड्यूरेशन कैसे निकाला। तो सीपीएम आपको क्रिटिकल पैथ मेथड बताता है और पर्ट जो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन और रिव्यू टेक्निक क्या बताता है, आपको अलग अलग जो है कैलकुलेशन करके दे देता है कि मैंने किस तरीके से ये दिन निकाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप सारी चीजों को फिर से भूल जाते हो और आप क्या करते हो कि अपनी बुक पे वापस आ जाते हो, तो ऑल यू नीड टू डू, जब आप इसको रीड करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि वॉट एवर यू हैव प्लान्ड, अब आप उसको कंट्रोल करने जा रहे हो, तो कंट्रोल करने में आपके पास कुछ शेड्यूलिंग टूल्स हैं। जैसे कि आपके पास गैंट चार्ट है कि आप अपने प्लान को क्या कर सकते हो, स्लैब्स में तोड़ सकते हो। आप क्रिटिकल पैथ मेथड के थ्रू एक लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड बता सकते हो कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो क्रिटिकल पैथ मेथड आप बनाओगे पर्ट से, प्रोग्राम इवैल्यूएशन या रिव्यू टेक्निक से। दैट्स इट। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया। फिर लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल। सही है। जब आप प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे होते हो, साइड बाय साइड आप क्वालिटी को भी कंट्रोल कर रहे होते हो। क्यों? अगर आपने क्वालिटी को कंट्रोल नहीं किया तो इसका मतलब ये है शायद आप प्रोडक्शन को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जब आपके पास प्रोडक्ट आएगा तो उसकी क्वालिटी इंफीरियर होगी, तो यहाँ पे जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो आप कुछ टेक्निक्स लगा रहे होते हो जैसे कि TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपके प्रोडक्ट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए और कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। दिस इज कॉल्ड TQM। सही है। आपको TQM ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। CPM का फुल फॉर्म पता होना चाहिए और PERT का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले चलते फिरते व्हाट इज TQM, तो TQM का मतलब ये होता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में मैं टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करूंगा ताकि काम की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बढ़ जाए, ओवरऑल क्वालिटी इंक्रीज हो जाए, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। सिक्स सिग्मा। सिक्स सिग्मा एक वो निंजा टेक्निक है कि जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि आपने उस स्टैंडर्ड को या उस प्रोसीजर को इंप्लीमेंट कर दिया सिक्स सिग्मा के, तो आपका मार्जिन ऑफ एरर रिड्यूस हो जाएगा, आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स सपोज पहले मैं XYZ जो भी प्रोडक्शन करता था उसमें बहुत सारे एरर्स हुआ करते थे, मार्जिन बहुत ज्यादा, एरर का मार्जिन बहुत ज्यादा था। फिर हुआ ये कि मैंने सिक्स सिग्मा अप्लाई कर दिया, अब मेरा मार्जिन ऑफ एरर हो गया रिड्यूस, मेरी एक्यूरेसी बढ़ गई है। ISO 9000, ISO 14000, ऐसे बहुत सारे ISO हैं जिसका हर ISO का अपना पर्पस होता है। कोई ISO क्या करता है, प्रोडक्शन की क्वालिटी बढ़ा देता है, कोई प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देता है, कोई इन्वायरमेंट की क्वालिटी बढ़ा देता है। तो जितने ISO आपके प्रोडक्ट में लगे होंगे वो इंश्योर कर रहे होंगे कि यार ये इनकी बेहतरीन प्रोडक्शन क्वालिटी और प्रोसेस होता है। सही है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन कंट्रोल समझ आ गया, क्वालिटी कंट्रोल समझ आ गया। तो सबसे पहले यू प्लान योर प्रोडक्शन, उसके बाद आप उसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हो, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हो, उसके बाद यू मेक श्योर कि आप कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहे हो। बिल्कुल ABS TQM में IT इन्वॉल्व है। सही है।
कंटिन्यूस डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी कोशिश रहती है कि बीइंग एन ऑपरेशन मैनेजर आप ये कोशिश करते हो कि प्रोडक्शन चलती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन चलेगी तो आप क्वांटिटी इंश्योर कर पाओगे, क्वांटिटी इंश्योर कर पाओगे तो मार्केट में अवेलेबिलिटी नजर आएगी, मार्केट में अवेलेबिलिटी नजर आएगी तो लोग ज्यादा परचेज करेंगे, लोग ज्यादा परचेज करेंगे तो आपके पास रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा होगा, रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा तो प्रॉफिट ज्यादा जनरेट होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूस डेवलपमेंट चलनी चाहिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आपने 100 यूनिट बनाए, सही है, आपने 100 यूनिट बनाए महीने के, और महीने में 20 दिन के अंदर 100 यूनिट परचेज हो गए, तो बाकी के 10 दिन कस्टमर आएंगे, पूछेंगे कि यार वो प्रोडक्ट कहाँ है, तो लोग बोलेंगे प्रोडक्शन तो हुई नहीं है, तो लोग क्या होंगे, मायूस होकर चले जाएंगे, फिर इरिटेट होंगे, फिर आपके सब्स्टिट्यूट की तरफ चले जाएंगे। तो अगर आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो कस्टमर कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा, तो वो अप्रिशिएट करेगा कि यार हमारे पास टाइमली क्वांटिटी अवेलेबल होती है, सही है। अब जो प्रोडक्शन प्लानिंग ऊपर पढ़ा था, अब वक्त आ गया इसको डिटेल में पढ़े। इसमें 4 बातें लिखी हैं, नीचे प्रोडक्शन प्लानिंग में 8 बातें लिखी है। इसमें लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, साइट सिलेक्शन, फैसिलिटी लेआउट, रिसोर्स प्लानिंग। वहां पे लिखा हुआ है कि फेजेस को कैसे प्लान करना है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यूस डेवलपमेंट करनी है, उसके बाद साइट की सिलेक्शन क्या होगी, फिर फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, फिर रिसोर्सेज को कैसे प्लान करोगे, सप्लाई चेन को कैसे प्लान करोगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आप आईटी को कैसे इंप्लीमेंट करोगे। ये 8 बातें पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। सबसे पहले बात करेंगे प्लानिंग फेजेस की। आपके पास 3 फेजेस होते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, स्ट्रेटेजिक, लॉन्ग टर्म, टैक्टिकल, मिड टर्म, ऑपरेशनल, शॉर्ट टर्म। ये बात हमने काफी बार डिस्कस कर ली है। अब मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर नंबर 9 में आपको पता चलेगा कि यूजुअली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या आता है, यूजुअली टेक्निकल प्लानिंग में क्या आता है, और यूजुअली आपके पास ऑपरेशनल प्लानिंग में क्या आता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ज्यादातर आपके पास आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, सही है। वेयर टू प्रोड्यूस, मेरी लोकेशन क्या होगी। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस ने जब ये डिसाइड किया कि पीईसीएचएस ब्लॉक 2 में कैंपस डालना है, तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने सोचा है कि अब अगले 3-5 साल कहीं नहीं जाना, वैसे तो पूरी जिंदगी यही रहना है, लेकिन कम से कम 3-5 साल यहाँ से नहीं जाना, तो लोकेशन सिलेक्ट करना इज योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। या अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सीए प्रोग्राम ऑफर करना है, तो इसका मतलब यह है कि अगले 3-5 साल तक इस प्रोग्राम को एंड नहीं करना, सही है। तो ये प्रोडक्ट और लोकेशन को सिलेक्ट करना इज योर स्ट्रेटेजिक डिसीजन। फिर उसके बाद कुछ डिसीजन होते हैं जो कि टेक्निकल डिसीजन होते हैं, जैसे कि मैं रिसोर्सेज को कैसे प्लान करूंगा। रिसोर्सेज को प्लान करने का मतलब क्या है, मेरे सप्लायर्स कौन होंगे, सही है, मैं रॉ मटेरियल कहां से परचेज करूंगा। ह्यूमन रिसोर्स को जब मैं हायर कर रहा हूं तो कम अज कम मैं उनको 2 साल तो चलाऊं, 2.5 साल तो चलाऊं, 3 साल तो चलाऊं। तो याद आ रहा है आपको चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, उसमें भी क्या था, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग थी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है लेबर वगैरह की, तो वो रिसोर्सेज के तौर पे आप काम कर रहे होते आपके पास, तो 2 साल की भी प्लानिंग आप कर सकते हो। इसके बाद ऑपरेशनल पे आ जाते हैं, तो ऑपरेशनल में जो आपके डे टू डे टास्क होते हैं, सही, वो सारे किसमें आ जाते हैं, ऑपरेशनल के अंदर आ जाते हैं। देखो, प्रोडक्शन प्लानिंग इन्वॉल्व्स 3 फेजेस। लॉन्ग टर्म प्लान हैज द टाइम फ्रेम ऑफ 3 to 5 years, सही है। इट फोकसेस ऑन विच गुड्स टू प्रोड्यूस, तो ये आ गया कि प्रोडक्ट क्या होगा, हाउ मेनी टू प्रोड्यूस, क्वांटिटी क्या होगी, वेयर दे शुड बी प्रोड्यूस, लोकेशन क्या होगी। मीडियम टर्म प्लानिंग में कि आपका फैसिलिटी लेआउट क्या होगा, वेयर एंड हाउ टू ऑब्टेन रिसोर्सेस, रिसोर्सेस क्या क्या, ह्यूमन रिसोर्स और रॉ मटेरियल। फिर लास्ट आपको लगेगा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, ये 1 साल के अंदर जितने भी आपके छोटे छोटे टास्क होते हैं वो आप अचीव कर रहे होते हो। तो नंबर 1 डन हो गया प्रोडक्शन प्लानिंग का। नंबर 2 पर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। आप मास प्रोडक्शन करोगे, आप मास कस्टमाइजेशन करोगे या कस्टमाइजेशन करोगे, जरा इसको गौर से देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मास प्रोडक्शन पे। तो मास प्रोडक्शन, इन मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैनी आइडेंटिकल गुड्स एट वंस इज द कॉमन थीम, कि जब आप एक ही वक्त पे बहुत सारे आइडेंटिकल गुड्स बना रहे होते हो, दिस इज कॉल्ड मास प्रोडक्शन। कि जो आपके पास ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, सही, जैसे कि पैनाडॉल हो गई, सही है, आपके पास जो है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, आपके पास होम अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि फैन हो गया, ब्रैकेट फैन हो गया, सही है, इसके अलावा सीलिंग फैन हो गए। फिर आपके पास जो है होम अप्लायंसेज में और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। फिर आपके पास ये जो पैकेट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि नूडल्स हो गए, या फिर चिप्स हो गए, स्नैक्स हो गए, सही है, चॉकलेट्स हो गई। फिर इसके अलावा जब आपके पास बेवरेजेस आ रहे होते हैं,
फिर इसके अलावा जो है आपके पास केन्ड प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि आपके पास वो जो पाइनएप्पल का केन आता है, सही है, या आपके पास जो पोलाक का या फिर कोमैल का केन आता है, इस सारे क्या मास प्रोडक्शन की एग्जांपल मौजूद है, सही है। तो लिखा हुआ है इन मास प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मैनी आइडेंटिकल गुड्स एट वंस इज द कॉमन थीम, मैनी प्रोडक्ट्स आर मेड सीक्वेंशियली, ब्रेड्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर द कॉमन एग्जांपल, सही है। फिर आपके पास आगे लिखा हुआ है कैंड गुड्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स एंड हाउस होल्ड अप्लायंसेस भी जो है आपके पास उसकी एग्जांपल मौजूद है कि यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, मास प्रोडक्शन कर रहे होते हो, कॉस्ट को कैसे लो करते हो, यूनिफॉर्म प्रोडक्शन करते हो, रिपीटेटिव और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस को माइंड में रखते हुए। फिर लिखा है मास कस्टमाइजेशन, इन मास कस्टमाइजेशन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग मास प्रोडक्शन टेक्निक्स, कि यहाँ पे आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हो मास प्रोडक्शन टेक्निक को माइंड में रखते हुए, बट ओनली अप टू अ पॉइंट, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप कस्टम टेलर कर रहे होते हो चीजों को एज पर द नीड एंड डिजायर ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर। जो वर्ड ना कस्टम टेलर, ये कस्टमर के हिसाब से आप टेलर ऑल्टर चेंज कर रहे होते हो। सही एग्जांपल दिए डेल कंप्यूटर्स की, कि भाई डेल कंप्यूटर बना के रख दिया गया, ये आपके पास क्या मास कस्टमाइजेशन से बन गया। एक कस्टमर आता है बोलता है भाई इसमें आप रैम इंक्रीज कर दो, एक कस्टमर आता है बोलता है इसमें ग्राफिक कार्ड लगा दो, एक कस्टमर आता है बोलता है इसमें एसएसडी लगा दो, एक कस्टमर आता है इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये लेस कर दो। तो दिस इज कॉल्ड मास कस्टमाइजेशन, सही है। एक और एग्जांपल दी है अमेरिकन लेदर, ये डैलस बेस्ड फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये क्या बनाते हैं काउचेस और कुशन्स और सारी चीजें एक हद तक बना देते हैं, उसके बाद कस्टमर के हिसाब से क्या करते हैं उसको उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। लेट्स सपोज कोई बंदा कह रहा है कि मुझे जो कपड़ा है वो अलग किस्म का लगाना है, अलग टेक्सचर का लगाना है, अलग कलर का लगाना है, और इसके अलावा 4-5 चीजें चेंज करनी है, तो दिस इज कॉल्ड मास कस्टमाइजेशन। आई होप बात समझ आ गई होगी। फिर आते हैं कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप मास प्रोडक्शन टेक्निक को फॉलो ही नहीं करते, आप प्रोडक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल शुरू से बना रहे होते हो, सही है। इसकी एग्जांपल है आपके पास हार्ली डेविडसन की। हार्ली डेविडसन एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि क्या करती है, कस्टमाइज्ड बाइक्स के लिए मशहूर है। वैसे तो गाड़ियां भी बना रही होती है, लेकिन कस्टमाइज्ड बाइक के लिए मशहूर होती है। वो बाइक एग्जिस्ट नहीं करती है, आप उनके पास जाते हो, आप उनको बताते हो भाई ये वाला व्हील लगाना है, ये वाला आपने साइलेंसर लगाना है, ये आपने इंजन लगाना है, ये मॉडल होना चाहिए, ये डिजाइन होना चाहिए, ये हॉर्स पावर, ये इंजन, ये सारी चीजें, ये टंकी होनी चाहिए, इतना पेट्रोल, ये स्पीड, ये गियर। तो वो आपको क्या करते हैं, कस्टमाइज 3-4 ऑप्शन दिखा देते थे कंप्यूटर पे। फिर उसके बाद आप कोई भी एक डिजाइन को डन करते हो, फिर वो अपनी वर्कशॉप खोलते हैं और बाकायदा आपके लिए स्क्रैच से वो बाइक बना रहे होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन की एक और एग्जांपल, आपने पीस ऑफ लैंड एक्वायर किया, आपने बिल्डर को बुलाया, आपने कहा भाई मुझे इस पर बिल्डिंग बनानी है, तो वो आपको बताते हैं कि भाई हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद है। आप बोलते हो कि भाई नहीं मुझे ये वाला नहीं, ये वाला ऑप्शन चाहिए, इस तरीके से आप 10 डिजाइनर को छोड़ के एक नया डिजाइन बना रहे होते हो, तो स्क्रैच से वो आपकी बिल्डिंग बनाते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि एक तो आपके पास केक बना हुआ होता है बेकरी में, और एक आप जो है ना कस्टमाइजेशन से केक बनवा रहे होते हो, कि आप बोलते हो कि यार उसकी जो केक या उसकी बेस या उसकी जो ब्रेड है वो ये होनी चाहिए, उसका फ्लेवर, उसकी स्पंजीनेस, उसका जो टेक्सचर इस तरीके का होना चाहिए, इसके अलावा उसके ऊपर क्रीम इस तरीके की यूज होनी चाहिए, उसमें एग होना चाहिए या नहीं होने चाहिए, उसमें एडिशनल नटी फ्लेवर होना चाहिए नहीं होना चाहिए, चीज डालनी है नहीं डालनी। ये सारी चीजें क्या है, कस्टमाइजेशन का पार्ट बन जाती है। लेट्स सपोज मैंने एक फोटो कॉपी शॉप खोल के रखी, उसमें मैंने एक प्रिंटर रख दिया। मेरे पास पहला बंदा आया और उसने कहा कि मुझे आप ये जो मेरा CNIC ना इसकी कॉपीज निकाल दे। मैं क्या करूंगा, CNIC रखूंगा और उसकी सेटिंग में CNIC डालूंगा, तो वो क्या करेगा, मेरा पेपर इनपुट में लेगा और उसको CNIC के साइज पे प्रिंट करेगा और उसको काट के आगे आपको प्रिंट दे देगा। तो यहाँ पे मैंने सेटिंग ऐसी कस्टमाइज कर दी कि सिर्फ CNIC को ही डिटेक्ट करके वो क्या करेगा, मुझे प्रिंट निकाल के दे देगा। दूसरा बंदा मेरे पास आया, उसने बोला यार मेरा सर्टिफिकेट है, इस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल दो। तो मैं क्या करूंगा, अब ट्रे पे हार्ड पेपर लगाऊंगा, हार्ड कार्ड लगाऊंगा, वो मोटा पेपर होता है, गत्ते का पेपर होता है, वो लगाया, मैंने सेटिंग में कलर्स डाल दिए और उसने मुझे प्रिंट निकाल के दे दिया। उसके बाद एक बंदा आया, उसने मुझे बोला कि भाई मुझे ब्लैक एंड व्हाइट CV प्रिंट निकलवानी है, तो मैं नॉर्मल पेपर लगाऊंगा, सेटिंग में ब्लैक एंड व्हाइट करूंगा क्योंकि उसकी कलर CV है, वो कलर निकल जाएगी। मैंने कलर CV निकाल दी। फिर एक बंदा आया, उसने बोला मुझे ना A3 साइज का ना बड़ा फ्लायर प्रिंट निकालना है, तो मैंने A3 के हिसाब से पेपर लगाया और उससे प्रिंट निकाल दिया। तो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमाइज कर रहा हूँ, हर बार मैं ट्रे चेंज कर रहा हूँ, हर बार मैं ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड कस्टमाइजेशन। तो ये आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, सही है। कस्टमाइजेशन को कहते हैं जॉब शॉप, कि जब आपके पास जॉब आती है तब शॉप खुलेगी वरना शॉप बंद रहेगी।
तो ये आपके पास एग्जांपल्स मौजूद हैं बुक के अंदर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास टाइमिंग। द प्रोडक्शन टाइमिंग कैन बी ग्रुप्ड इनटू कंटिन्यूअस प्रोसेस और इंटरमिटेंट प्रोसेस। अगर आप कस्टमाइजेशन कर रहे हो तो आपका प्रोसेस कंटिन्यूअस चलेगा, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना विदाउट स्टॉप चलेगा। इंटरमिटेंट प्रोसेस में क्या होता है, जब आपने एक प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो मशीन रुकती है, फिर आप उसको कस्टमाइज करते हो, फिर आपको एंड रिजल्ट अकॉर्डिंगली दे रही होती है। तो मास कस्टमाइजेशन और कस्टमाइजेशन आता है इंटरमिटेंट प्रोसेस में, और मास प्रोडक्शन आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस में। बिल्कुल ऐसा ही है, एबीएस डिफरेंट कस्टमर्स डिफरेंट डिमांड, ये होता है आपके पास कस्टमाइजेशन। सही है। फिर आ जाते हैं लोकेशन पे। लोकेशन में मैंने आपको बताया था कि आपके लिए आइडियल लोकेशन वो होती है कि आपके लिए रॉ मटेरियल की मार्केट नजदीक हो। लेट्स सपोज अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो तो आपके पास लकड़ी की मार्केट नजदीक होनी चाहिए, लेदर की मार्केट नजदीक होनी चाहिए, इसके अलावा और भी आपको जो भी रॉ मटेरियल परचेज करना होता है उसकी मार्केट नजदीक हो। दूसरा, आप चाहते हो कि आपके लिए जो कंज्यूमर मार्केट है वो नजदीक हो, कि आपने फर्नीचर बना लिया और आपने अपनी गाड़ी में रवाना किया तो जल्द से जल्द पहुंच जाए, क्योंकि आप टाइम भी सेव करना चाहते हो, एफिशिएंसी भी चाहते हो, और आप कॉस्ट को भी बचाना चाहते हो, पेट्रोल वगैरह ज्यादा ना लगे। इसके अलावा आप चाहते हो कि आपके पास लेबर की मार्केट नजदीक हो, कि यार जो ह्यूमन रिसोर्स है तो अगर दूर दराज से आएगा तो उसके पैसे भी ज्यादा लगेंगे, टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो शायद वो बंदा जॉब पे ना रहे। इसके अलावा आप ये भी कर रहे होते हो कि आप जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस पे आपने फैक्ट्री लगाई हो। क्या आपने देखा होगा कि ज्यादातर फैक्ट्रीज औरंगी में साइट एरिया में लगी होती है। इसका रीजन ये होता है कि वहां पे आपको जो है वो बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे टैक्स वगैरह में रिबेट मिल जाता है। फिर लेआउट, लेआउट का मतलब होता है डिजाइन। लेआउट होता है किस तरीके से आप चीजों को प्लेस कर रहे हो। द गोल इज टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसमें एक एग्जांपल दी है कि इंस्टेड आपका जो प्रोडक्शन पूरा प्रोसेस है आप उसको स्ट्रेट जो है स्ट्रेट शेप में रख दो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में रख दो। उसमें मसला ये होगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बहुत दूर दूर हो जाएंगे। इंस्टेड अगर मैं उसको यू शेप कर दूं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे। तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचने में आपको आधा या आधे से भी कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जब आपकी स्ट्रेट मशीन है आप उसको यू शेप में ले आ सकते हो, तो स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट सबसे नजदीक आ जाते हैं। बाकी आपके पास जो मिडिल पॉइंट होगा वो सबसे दूर होगा, तो इतना मसला नहीं होगा, आपका 50% एक्यूरेसी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। सही है। फिर आपके पास तीन किस्म के प्रोसेसेस लेआउट्स होते हैं। एक होता है प्रोसेस लेआउट, एक होता है आपके पास प्रोडक्शन लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, और एक आपके पास होता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। सर रियल लाइफ एग्जांपल दें यू शेप की। सही है। यू शेप की रियल लाइफ एग्जांपल, कि अगर आपके पास एक मशीन है स्ट्रेट, सही है, उस स्ट्रेट मशीन में ये होता है कि आपके पास एंड में लगी हुई है ट्रे, और उस ट्रे में 10 यूनिट आ सकते हैं। 10 यूनिट के बाद क्या होगा कि आपने जो है वो ट्रे चेंज करनी है। तो आप जो है वो डोनट बनाने की कंपनी में काम कर रहे हो, और आपने क्या करना होता है कि जो डोनट बन रहा होता है तो इनिशियली आप उसके इंग्रेडिएंट्स डालते हो। आपने इंग्रेडिएंट्स डाल दिए, एक डोनट बन के गया, दूसरा इंग्रेडिएंट डाले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, जैसे ही 9 हो जाएंगे ना, आप फौरन से क्या करोगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड पर आ जाओगे, वरना आपको चल के एंड तक जाना पड़ता। तब तक देयर इज अ चांस 11वां डोनट आ जाता, वो ट्रे खराब हो जाती। आप सिर्फ लेफ्ट से राइट मूव करोगे, वो ट्रे हटा के साइड में रख दोगे, दूसरी ट्रे लगा दो। तो अगर आप चल के जाते, वो ट्रे हटाते लगाते, तो तब तक 11वां डोनट आ सकता था, और उसकी वजह से क्या होता है कि पूरा प्रोसेस खराब होना शुरू हो जाता। आपने सिर्फ बराबर में जाना है। पहले आप इस जगह से इस जगह चल के जा रहे थे, जब आपने इसको यू कर दिया तो आपको इतना मूव करना है। तो ये आपके पास एग्जांपल मौजूद है यू शेप की। प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। प्रोसेस लेआउट का मतलब ये होता है कि आप चीजों को इस तरीके से डिजाइन करते हो कि आप प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजों को ले चलो, प्रोसेस बाय प्रोसेस चीजों को लेके चलो। लेट सपोज आपकी जो कंपनी है वो क्या बना रही होती है, वो केक्स बना रही होती है, तो वो अपना प्रोडक्शन लेआउट जो है वो ऐसे लेके ले चल सकती है, वो प्रोसेस लेआउट लेके चले। उसके पास टोटल 4 प्रोसेस थे, उसने अपने प्रोडक्शन को 4 प्रोसेस में डिवाइड कर दिया। पहले जो प्रोसेस है उसका काम ये होता है कि जो भी प्रोपोर्शन है केक मिक्स का वो बना रहे होते हैं। लेट सपोज कि कितना आटा डलेगा,
कितना उसके अंदर सोडा डलेगा, कितना नमक, कितनी चीनी, इसके अलावा कितना उसके अंदर वेनिला एसेंस डलेगा, फिर उसके अलावा अंडे कितने डलेंगे, फिर उसके अंदर जो ना ऑयल कितना डलेगा, पानी और दूध कितना डलेगा, ये सारा ब्लेंड बना के पहला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। दूसरा प्रोसेस जो है उसमें क्या होता है कि जब आपके पास वो ब्लेंड आता है, आप उसको क्या करते हो, उसको नीड करते हो ताकि उसका एक डो बन जाए, सही है, या उसकी एक इसका बैटर बन जाए, सॉरी यहाँ पे तो बैटर बनेगा, बैटर बन जाए। आप उसको उसको किस तरीके से जो है ब्लेंड करते हो ताकि उसका एक बैटर बन जाए, कंसिस्टेंसी आ जाए। तीसरा डिपार्टमेंट क्या कर रहा होता है कि वहां पे जो आपके पास जो शेप में आपके पास केक आ रहे होते हैं वो उसको बेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे उसको पता होता है कि कौन से कितने मिनट बेक होने हैं। बेक होने के बाद चौथा प्रोसेस जो होता है ना, उसकी आइसिंग हो रही होती है, उसके ऊपर जो भी उसके ऊपर वो डिजाइनिंग और क्रीमिंग हो रही होती है वो हो जाती है। तो ये 4 प्रोसेस हैं। अगर आप चारों प्रोसेस को अलग अलग कर दो ताकि हर बंदा क्या करे, डिविजन ऑफ लेबर के हिसाब से वर्क स्पेशलाइजेशन हासिल कर ले कि अगर किसी ने मिक्सचर बनाना है वो आंख बंद करके मिक्सचर बना ले, किसी ने बैटर की कंसिस्टेंसी लानी है वो आंख बंद करके लिया है, किसी ने ओवन को चलाना है वो आंख बंद करके लिया है, और किसी ने जो आइसिंग करनी है वो आंख बंद करके कर ले। इतनी उनकी एक्सपर्टीज आ जाए, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस लेआउट। फिर होता है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट कह लो, असेंबली लेआउट कह लो, यहाँ पे फोकस हो रहा होता है फिनिश प्रोडक्ट पे, कि यहाँ पे प्रोसेसेस पे फोकस नहीं हो रहा होता। लेट सपोज उस केक बनाने के लिए मैं कैसी मशीन सेट कर दूं कि पहले पार्ट पे क्या हो कि रॉ मटेरियल इनपुट के तौर पे जाए, और वो इनपुट क्या है कि आगे खुद से चलते चलते जाए, और फिर वहीं पे ही उसका उसका मिक्सचर बने, फिर आगे जाके उसका बैटर की कंसिस्टेंसी आए, फिर आगे जाके वो बेक हो जाए, फिर आगे जाके उसकी आइसिंग लग जाए, और वो एंड में ट्रे पे आके रुक जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्रोडक्ट की एक असेंबली लाइन बना देते हो कि जिसके एक एंड पे रॉ मटेरियल जाता है, दूसरे एंड पे फिनिश गुड मिलता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे फोकस है, प्रोसेस पे फोकस नहीं है। ये कहलाएगा प्रोडक्ट या असेंबली लाइन, ठीक है। ये आपने अक्सर देखा होगा फूड फैक्ट्री जो नेशनल ज्योग्राफिक पे आ रहा होता है, उसमें यही होता है कि पूरी मशीन बनी हुई होती है, और उसमें क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू फिनिश प्रोडक्ट। फिर है फिक्स्ड लेआउट। फिक्स्ड लेआउट का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, जो जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, वो एक फिक्स्ड पोजीशन पे रखा होता है, और उसके इर्द गिर्द जो है मशीन्स, और उसके इर्द गिर्द लेबर, और उसके इर्द गिर्द जो है रॉ मटेरियल घूम रहा होता है। और क्या होता है कि वो प्रोडक्शन चल रही होती है, कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, या हवाई जहाज होते हैं, या बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बन रहे होते हैं, वो फिक्स पोजीशन लेआउट पे बनते हैं। बिल्डिंग जो है वो फिक्स पोजीशन लेआउट पे बनती है, कि ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग का एक फ्लोर जो है किसी अलग गली में बन रहा है, एक फ्लोर किसी अलग गली में बन रहा है, और लाके सारे फ्लोर एक साथ जोड़ दे, ऐसा नहीं होता। एक ही जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है, एक ही जगह पे एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट होता है, या फिर शिप या फिर क्रूज कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये आपके पास लेआउट मौजूद है। फिर आपके पास लिखा हुआ है रिसोर्स प्लानिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आप दो काम कर रहे हो, आप रिसोर्स को प्लान कर रहे हो और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन को मैनेज कर रहे हो। सर रिसोर्स प्लानिंग कहाँ से कहाँ तक लिखा हुआ है? रिसोर्स प्लानिंग यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है। सर सप्लाई चेन कहाँ तक लिखा हुआ है? सप्लाई चेन यहाँ तक लिखा हुआ है। जी, जो मेन प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट में जो मेन डिफरेंस है ना, प्रोसेस लेआउट में प्रोसेसेस पे फोकस किया जा रहा होता है, कि जो मेरा लेबर है ना वो पर्टिकुलर प्रोसेस में एक्सपर्टीज हासिल कर ले। और यहाँ पे असेंबली में क्या होता है, प्रोडक्ट पे फोकस किया जा रहा होता है, कि प्रोसेस कुछ भी हो, बस जल्द से जल्द मेरा प्रोडक्ट जो है वो बन के निकल जाए। मैं एक असेंबली बना दूं कि वो मेरे प्रोडक्ट को खुद से असेंबल करता हुआ चले। यहाँ पे मैं प्रोसेसेस पर रिलाई नहीं कर रहा होता, मैं रिलाई कर रहा होता पूरी असेंबली पे, एक पूरी असेंबली यूनिट पे रिलाई कर रहा होता हूँ ताकि मेरा प्रोडक्ट बन जाए, सही है। अब यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि कह रहा है कि रिसोर्स प्लानिंग कब स्टार्ट होती है, जब आपको पता चल जाए कौन से रॉ मटेरियल, कौन से पार्ट्स और कौन से कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। बट सवाल कि कितना आपको आइटम रिक्वायर्ड है, तो फॉर दैट आपने देखना पड़ेगा कि मुझे कितना फिनिश गुड्स चाहिए, सही है। इसकी एग्जांपल मैं हर बार एक देता हूँ, वो यही है कि अगर आपके वालिद साहब आके बोले वालदा को कि भाई मेरे दोस्त आ रहे खाने के लिए, तो एक काम करो बिरयानी बना देना और 2-3 आइटम बना देना, तो वालदा का पहला सवाल पता क्या होता है, कितने लोग आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब उनको पता चल जाएगा इतने लोग आ रहे हैं तो मुझे इतना खाना बनाना है, तो मैं इतना रॉ मटेरियल परचेज करूंगी। अगर लेट्स सपोज 20 लोग आ रहे हैं
तो 20 लोगों का मतलब ये है कि इतना किलो मुझे चिकन चाहिए, इतना किलो मुझे मसाला चाहिए, इतना किलो मुझे ये चाहिए, मुझे इतनी सब्जियां चाहिए, इतना ये चाहिए। तो मैं रॉ मटेरियल को तब आइडेंटिफाई करूंगा जब मुझे फिनिश प्रोडक्ट के बारे में पता होगा। सही है। फिर एंड में लिखा हुआ है कि आपके पास कुछ डिसीजन मेकिंग हो रही होती है, जैसे कि मेक और बाय, आप बनाओगे या परचेज कर लोगे। दूसरा, आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद एक डिसीजन ये होता है कि मैं किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज करूंगा, या मैं एक साथ सब कुछ परचेज करके रख लूंगा, या जब जो जरूरत आएगी मैं तब परचेज करूंगा। समटाइम्स आप एक साथ सारी चीजें परचेज करके रख लेते हो कि आपने क्या करना होता है, कॉस्ट सेव करनी होती है। समटाइम्स आप बिट्स एंड पीसेस में परचेज कर रहे होते हो ताकि आप चाहते हो कि आपका रॉ मटेरियल जो एक्सपायर ना कर जाए, पेरिश ना कर जाए। सही है। फिर लिखा हुआ है इन एडिशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट फोकस कर रहा होता है स्मूथ ट्रांजिशंस इन सप्लाई चेन की। जो आपकी सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन क्या होती है, सप्लायर टू सप्लायर वेरी करती है कि मेरे सप्लायर ने मुझे रॉ मटेरियल भेजा, सप्लाई चेन वहां से स्टार्ट हो गई। मेरा सप्लायर और उसके बाद मेरे आगे के सप्लायर्स के, लेट्स सपोज मेरा होलसेलर, मेरा रिटेलर, जो कि सप्लाई करते करते मेरा प्रोडक्ट कंज्यूमर तक लेके जा रहे हैं। तो आपने सप्लाई चेन में कोशिश करनी है कि जितने भी आपके पास सप्लायर्स मौजूद हैं उनके साथ बेहतरीन रिलेशनशिप करनी है, और फिर जो अननेसेसरी सप्लायर्स हैं उनको रिमूव करना है ताकि आपकी सप्लाई चेन जो है वो छोटी से छोटी हो जाए और बेहतर हो जाए। और फिर उसके बाद आपने उनसे नेगोशिएट वगैरह भी करनी है ताकि आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो। मैंने आपको बताया था ना, कॉस्ट रिड्यूस कैसे कर सकते हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को रिड्यूस करके, और फिर आपके पास साइमल्टेनियसली जितने भी खर्चे आ रहे होते ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के, तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। तो ये दो बातें लिखी हुई थी इसमें। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि ईआरपी है, यहाँ पे आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछेगा। ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी टू मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग टू। तो यहाँ पे इसके फुल फॉर्म पूछेगा, इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पूछेगा। अगर आप अपने प्रोडक्शन के अंदर इंफॉर्मेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। सही है। आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, रिडंडेंट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, नाकारा हो जाएगा। कस्टमर को आप क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं दे सकोगे, कॉस्ट रिड्यूस नहीं कर पाओगे, और एडिशनल कॉस्ट एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगी, तो एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस नहीं आएगी, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं आएगी, तो आप क्या करोगे, मार्केट लूज करना शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पे हमने ये 8 चीजों को डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपके पास अगला जो टॉपिक आ रहा है 1.3 में, मैनेजमेंट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन इज द की टू ऑपरेटिंग अ सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ईच पर्सन इन द कंपनी मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द चेन ऑफ कमांड। ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज को सक्सेसफुल या एफिशिएंट बनाने के लिए, खास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को। और कह रहा है कि यहाँ पे हर बंदा जो है वो अपना एक रोल प्ले कर रहा होता है और उसे चेन ऑफ कमांड के बारे में पता होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की तरह एक स्ट्रक्चर जो है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की, और ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की एग्जांपल आपके पास ये रही। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसको जरा देखें किस तरह से बात करते हैं। सबसे टॉप पे आपके पास आ रहा है सीईओ। तो सीईओ के बाद आ रहे हैं आपके पास हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ मार्केटिंग। तो सीईओ आपके पास है टॉप मैनेजमेंट, फिर हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस और हेड ऑफ मार्केटिंग आपके पास है मिडिल मैनेजमेंट। और उसके नीचे आपके पास आ रहा है, लेट्स सपोज हेड ऑफ फाइनेंस की बात करें तो हेड ऑफ फाइनेंस के पास नीचे आ रहा है मैनेजर अकाउंटिंग, मैनेजर इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेजर फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये आपके पास है लोअर मैनेजमेंट। तो ये आपके पास 3 लेवल्स हैं, 3 लेयर्स हैं। सही है। सीईओ के स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करूं तो है 3, हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, हेड ऑफ मार्केटिंग। अगर मैं बात करता हूं हेड ऑफ फाइनेंस की तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है 3, हेड ऑफ ऑपरेशंस का स्पैन ऑफ कंट्रोल है 3, हेड ऑफ मार्केटिंग का स्पैन ऑफ कंट्रोल है 3। हेड ऑफ ऑपरेशंस के अंडर आ रहे हैं मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स, मैनेजर प्रोडक्शन ए, मैनेजर प्रोडक्शन बी। हेड ऑफ मार्केटिंग के अंदर आ रहा है मैनेजर सेल्स, मैनेजर डिस्ट्रीब्यूशन, मैनेजर कस्टमर सर्विस। तो ये आपके पास एक हायरार्की लिखी हुई है। यहाँ पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हायरार्की है वो ये है, सीईओ, हेड ऑफ ऑपरेशंस, मैनेजर प्रोडक्शन ए और मैनेजर प्रोडक्शन बी। सही है। तो यहाँ पे हेड ऑफ ऑपरेशंस जो है
वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ए को भी जो है वो लुक आफ्टर कर रहा है और प्रोडक्शन बी को भी लुक आफ्टर कर रहा है। तो यहाँ पे डुअल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने कहा था ना कि मैं आपको चैप्टर नंबर 3 पे लेके जाऊंगा। तो इस चैप्टर नंबर 9 की जो लास्ट क्लास होगी कल इंशाल्लाह दोपहर की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में लेके जाऊंगा और चैप्टर नंबर 9 में मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में आपको लेके जाऊंगा और चैप्टर नंबर 3 में वो जो पैसेज रह गया था ना वो मैं आपको रीड कराऊंगा ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। सो स्टे ट्यून्ड। सही है। अब यहाँ पे ये जो हायरार्की की बात हो रही है, ये आपके पास है लेवल 1, ये आपके पास है लेवल 2, ये आपके पास है लेवल 3 और इनके अंडर भी तो लोग काम कर रहे होंगे। ये जो मैनेजर प्रोडक्शन ए है ये कुछ लोगों को, कुछ टीम को मैनेज नहीं कर रहा होगा। इसी तरीके से मैनेजर प्रोडक्शन बी जो है टीम को मैनेज कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो लेयर्स 4 हैं, एक लेयर इन्होंने छुपाई हुई है, एक लेयर इन्होंने छुपाई हुई है। तो ये एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट क्या है, ये आपके पास है सीईओ, ये लिखा हुआ, ये आपके पास है सीईओ। सही है। फिर उसके बाद आपके पास आ रहा है ये ऑपरेशंस, हेड ऑफ ऑपरेशंस, ये आपके पास हेड ऑफ ऑपरेशंस यहाँ आ जाते हैं। सही है। फिर आपके प्रोडक्शन लाइन सुपरवाइजर, ये प्रोडक्शन मैनेजर ए, प्रोडक्शन मैनेजर बी की बात हो रही है। इनके अंडर आते हैं एक्चुअल प्रोडक्शन वर्कर। ये वो एक्चुअल वर्कर होते हैं जो कि एक्चुअली प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, लिखा हुआ है द प्रोडक्शन वर्कर is at the bottom of the manufacturing organizational chart. However, the production worker is the one of the most important pieces of the manufacturing strategy set forth by executive management. The production workers, when trained properly, given the proper tools needed to complete his job efficiently, can be the reason for the success or failure of the manufacturing strategy. Production workers report to the production line supervisor. ये वो एक्चुअल लोग होते हैं जो कि प्रोडक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं। इससे ऊपर तो सिर्फ लोग मैनेज कर रहे होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। सही, एक्चुअल वर्कर्स तो यही है। सही है। फिर इसके बाद आ रहा है टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर होता है। मैंने आपको एग्जांपल दे दी, वो जो प्रोसेस लेआउट है उससे क्या हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर बन रहा है। फिर लिखा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन कैसे, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी, इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये सारे जो डिपार्टमेंट्स क्या, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन शो कर रहे हैं। डेलीगेशन, डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि जब चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था, जब एक मैनेजर अपनी अपनी प्रेजेंस में अपने काम को आगे डेलीगेट कर देता है, अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, दिस इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो यहाँ पे आज इस चैप्टर को मैं पॉज कर रहा हूं, कल इंशाल्लाह हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ऑल यू नीड टू डू, इन तीनों को कंप्लीट पढ़ के रखना है। सर क्या ये 3 लाइन है? नहीं, डिवीजन ऑफ लेबर ये रहा, इसके एडवांटेजेस गौर से पढ़ना, डिसएडवांटेजेस गौर से पढ़ना, मैं डिस्कस करूंगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन में फंक्शन, प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर और रीजन। सर हमने फंक्शन के हिसाब से, सॉरी प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोसेस के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से, रीजन के हिसाब से हमने जो पढ़ा है वो डिवीजन पढ़ा है। फंक्शन के हिसाब से हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन पढ़ी है। डिपार्टमेंटलाइजेशन हमने फंक्शन के हिसाब से तो पढ़ी है, लेकिन हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन प्रोडक्ट, प्रोसेस, कस्टमर, रीजन के हिसाब से नहीं पढ़ी, हमने वो डिवीजन पढ़ा है। तो इसमें कोई फर्क है तो वो देख लीजिएगा। फिर उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है डेलीगेशन। ये एक छोटा सा पैराग्राफ रीड कर लीजिएगा। सही है। इसके बाद आपके पास एक आखिरी टॉपिक रह जाता है की डिपार्टमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और बेनिफिट्स ऑफ ऑपरेशंस। तो यहाँ पे कल इंशाल्लाह दोपहर को हम ये कोर्स, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, चैप्टर नंबर 9, बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। परसों से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि कल रात से ही इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लेंगे। तो प्लीज इसे रीड कर लीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 में से काफी कॉपी पेस्ट आए होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। एबीएस वेरी गुड कि आप ये स्ट्राइव कर रहे हो कि आपको ही नहीं बाकी सबको भी फायदा देगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से होता है, इसी तरीके से सिनर्जी क्रिएट करते हैं कि अगर मैं एज टीचर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, आप एज स्टूडेंट कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो हम सब मिलके इंशाल्लाह एक दूसरे को पास करा सकते हैं कि यूनिटी में ही इंशाल्लाह स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं। मैं इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह फौरन दे देता हूँ आपको, ताकि आप इस लेक्चर को प्रिपेयर कर लो और फिर कल इंशाल्लाह हम दोपहर में चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट कर लेंगे। इंशाल्लाह रात में चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर लेंगे, ताकि हम अपने कोर्स को जल्द से जल्द कंप्लीट कर लें। जो बचा हुआ टाइम हो उसमें प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह इस कोर्स को हम पास कर लें। मैं अभी थोड़ा सा कल का शेड्यूल देखता हूँ और उसमें BWCS की कहाँ क्लास लग सकती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।